नमस्कार दोस्तों। वेलकम ऑन इनोवेस्ट भारत। एक अच्छा इन्वेस्टर तभी अच्छे रिटर्न कमा पाता है जब उसका इन्वेस्टमेंट का विजन क्लियर हो और उसका इन्वेस्टमेंट का विजन फ्यूचरिस्टिक हो। फ्यूचर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ में अलाइंड हो, तभी एक अच्छा इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न कमा पाता है। क्या आप भी चाहते हैं आप अच्छा रिटर्न कमाएं? तो प्लीज़ इस वीडियो को में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। जो इंडिया का विजन है 2047 विकसित बनने का, उसकी लाइफलाइन है। बिना उसके कभी इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। तो आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर की। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल्स में जानेंगे कि इंडिया का एनर्जी सेक्टर का क्या स्कोप है, क्या स्टेटस है और क्या क्या इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उभर कर आ रही हैं, जिसमें इन्वेस्टर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अच्छे बेटर रिटर्न कमा सकता है। ये वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको फर्स्ट टाइम पता चलेंगी और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के बेनिफिट्स के लिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि इंडिया का टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना है। इंडिया का जो पावर हाउस है, एनर्जी का पावर हाउस है, कितना बड़ा है, अगर हम ओवरव्यू जाने वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड नंबर पे आता है वर्ल्ड में जो एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर हम रैंक करें, इंडिया थर्ड सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड नंबर का एनर्जी इंपोर्ट करता है। अराउंड इंडिया अपनी टोटल एनर्जी का 37% इंपोर्ट करता है। क्या आप ये जानते थे? अगर जानते थे तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। इंडिया, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पोजीशन पे आता है, जितना वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस रैंकिंग के बेसिस के ऊपर। और इंडिया वर्ल्ड में फोर्थ नंबर के पर आता है एनर्जी जो प्रोड्यूसर में, जो आप विंड एनर्जी की बात करते हैं। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड नंबर पे आता है वर्ल्ड में जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी की बात करते हैं। इंडिया अपना इलेक्ट्रिसिटी का अराउंड 50% इस रिन्यूएबल एनर्जी से, नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी से, रिसोर्सेज से बना रहा है। क्या आप ये जानते थे? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो हमने ये जाना कि इंडिया कहाँ पर रैंक कर रहा है और इंडिया कितना बड़ा परसेंटेज अपना इंपोर्ट कर रहा है, विच इज़ अराउंड 37%, जिसमें जो इंडिया का मेजर इकोनॉमी का जो एक्सपेंडिचर होता है। अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है और एफिशिएंट कंट्री बनना है, तो इंडिया को अपना जो एनर्जी में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसे रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे जिससे वो अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए और इकोनॉमिकल तरीके से पूरा कर पाए। तो आगे हम ये जानते हैं कि इंडिया का सेक्टर वाइज कंजप्शन कितना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें, तो इंडिया का जो एनर्जी कंजप्शन है अराउंड 41% 42% इंडस्ट्रियल में एनर्जी एनर्जी कंजप्शन होता है। अराउंड 24 टू 25% का डोमेस्टिक तरीके से कंज्यूम होता है। अराउंड 60 टू 70% एग्रीकल्चर में कंज्यूम होता है। और कमर्शियल्स में जो मॉल्स हैं, अदर स्ट्रीट लाइट्स है, उसमें 8 टू 9% होता है और अदर्स में अराउंड 8% 5% के अराउंड में होता है। तो इंडिया का अगर आप देखेंगे, जो मेजर एनर्जी कंजप्शन है, इंडस्ट्रियल कंजप्शन है। तो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को एक बहुत बड़ा चंक इंपोर्ट करना होता है, जिससे जो भारत का इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता है। तो इंडिया के जो हमने ये जाना कि इंडिया का ओवरव्यू है कितना बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है और सेक्टर वाइज कहाँ कहाँ कंज्यूम होता है। अगर हम नेक्स्ट अभी जानेंगे जो इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से इंडिया इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है, अभी हम जानते हैं। इंडिया अपना टोटल एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज से पूरा करता है। इंडिया अराउंड अपना आज की तारीख में भी हम इतना सोलर एनर्जी के ऊपर, हम इतना विंड एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक इंडिया अराउंड अपना 59% के अराउंड में, 60% के अराउंड में कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, जो टोटल एनर्जी का कंजम्पशन है। और देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑयल के ऊपर। ऑयल में अराउंड 28% इंडिया डिपेंडेंट करता है टोटल एनर्जी का कंजम्पशन के ऊपर। और जो जिसमें से जो मेजर चंक है इंडिया इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज द जो एनर्जी का जो रिसोर्स है वो गैसेज है। अराउंड 7% के अराउंड में इंडिया का जो एनर्जी कंजप्शन का है उसमें 7% गैसेज हैं। एंड जो रेस्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर है, बायोफ्यूल्स है। तो आप देखेंगे जो इंडिया का अभी भी जो जो डिपेंडेंसी है एनर्जी की, वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है। तो कितना बड़ा स्कोप होता है रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी के लिए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इंडिया का फ्यूचर में, अगर इंडिया को इंडिपेंडेंट बनना है, क्लीन एनर्जी के ऊपर जाना है, तो इंडिया के ऊपर काफ़ी स्कोप है इस एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए और इंडिपेंडेंट बनने के लिए। तो अभी तक हमने ये जाना था कि इंडिया बहुत बड़ा
एनर्जी इंपोर्टर है। लेकिन आपको एक और अदर फैक्ट के बारे में बात करता हूँ। इंडिया अभी इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस कैपेसिटी है इंडिया के पास में। इंडिया के पास जो सेटअप है अराउंड 2 टाइम्स इंडिया के पास सेटअप है कि इंडिया जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है उसका अभी अराउंड 50 to 60% ही जनरेट कर रहा है। और इंडिया काफ़ी एनर्जी एक्सपोर्ट भी कर रहा है डिफरेंट जो नेबरहुड कंट्रीज में। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के पास इलेक्ट्रिसिटी तो सरप्लस है, लेकिन अभी भी इतना डिपेंडेंसी, अभी भी इतना ऑयल एंड गैस का रिक्वायरमेंट क्यों है? इसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के थ्रू हम जानते हैं। इंडिया के पास काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है, स्टिल इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट ऑयल एंड गैसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? फर्स्ट थिंग इज कि इंडिया ने का अभी भी जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन, बिग ट्रांसपोर्टेशन है, वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक बड़े बड़े शिप्स हो गए, ट्रक्स हो गए, जो जो हैवी ट्रक्स हैं वो स्टिल वो ऑयल एंड गैसेस के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूल्स, जो ऑयल एंड गैस का फ्यूल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडिया का मेजर चंक ईवी में शिफ्ट होना अभी बाकी है। सेकंड थिंग इज इंडिया का जो भी इंडस्ट्रियल जो यूसेज है ऑयल एंड गैसेस का, इट ये खाली फ्यूल के तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, ये एज ए रॉ मटेरियल की तरह भी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। लाइक फर्टिलाइजर में नेचुरल गैस यूज़ होती है। ओके, अगर हम देखेंगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम आते हैं, लाइक लुब्रिकेंट्स हैं, रोड के लिए बिटुमेन, रोड्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो बोटल्स और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो क्रूड ऑयल से बनता है। तो इंडिया ना कि ओनली फ्यूल के ऊपर के लिए डिपेंडेंट है, इसके ऊपर क्रूड ऑयल के ऊपर, बल्कि अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी डिपेंडेंट है। इसलिए इंडिया का जो हाई डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर, स्टिल वो डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन जो हमारे पास स्कोप है कि जो पेट्रोल डीजल जो एज ए फ्यूल यूज हो सकता है, उसमें इंडिया ट्रांसफॉर्म कर सकता है। थर्ड थिंग कि रेजिडेंशियल में इंडिया में काफ़ी सोलर सिस्टम्स लगाए हैं, घरों के ऊपर, रूफ्स के ऊपर रूफटॉप सोलर्स लगाए हैं। लेकिन स्टिल भारत का एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज है हाउस होल्ड का, वो स्टिल एलपीजी गैस के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया को बहुत बड़ा चंक एलपीजी का इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड फोर्थ एंड फोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है ऑयल एंड गैसेस के ऊपर, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, स्टील कंपनीज हैं और सीमेंट कंपनीज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो थर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वो ट्रांसफॉर्म होना अभी बाकी है, जिससे इंडिया ऑयल एंड गैसेस के से थोड़ा डिपेंडेंसी से थोड़ा बाहर निकलकर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर शिफ्ट करे। अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से इंडिया का फ्यूचर है, एनर्जी के फ्यूचर रिसोर्सेज है जिस पे इंडिया काम कर रहा है और अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से बना रहा है। अभी हम बात करेंगे कि इंडिया का फ्यूचर का एनर्जी का क्या प्लान है, जिसमें इन्वेस्टर अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अच्छे अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे वो बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। आप जानते हैं हम जो इंडिया का जो फ्यूचर है उसको 4 पिलर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइक जो इंडिया अभी सोलर के ऊपर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, इंडिया विंड एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ थिंग इज इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो आपने सुनी होगी, लेकिन जो दो बड़े सेक्टर्स जो इंडिया का जो डिपेंडेंसी है ऑयल एंड गैस के ऊपर कम करने के लिए काफ़ी प्रभावी हो सकते हैं, वन इज द न्यूक्लियर सेक्टर, अनदर थिंग इज द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिक ऐसे डिवाइसेस डेवलप नहीं हुए हैं जो काफ़ी हाई एनर्जी दे पाए, वो स्टिल थर्मल है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जो एनर्जी है और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकती है। क्योंकि जो ये सोलर है और एनर्जी है और विंड एनर्जी है, इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। क्योंकि सोलर एनर्जी खाली मिल सकती है, लेकिन जो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो 24/7 होते हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, जिसमें कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए होती है। ऐसे ही विंड एनर्जी 24/7 24 घंटे नहीं मिल पाती है, कभी ज़्यादा विंड चलती है, कभी कम चलती है। तो सस्टेनेबल और कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रो एनर्जी जो एक नया सेक्टर उभर कर आ रहा है, जो इंडिया के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। इसमें इन सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं न्यूक्लियर एनर्जी के सेटअप बनाने में, और इंडिया की गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं पॉलिसीज़ में, जो इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल रही हैं। इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए हम यहीं इस वीडियो क्लोज करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ओनली एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें और हमें रिस्क प्रोफाइलिंग जान लें। इस वीडियो को प्लीज़
शेयर के और सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको इस ऐसी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इंटरेस्टिंग सेक्टर्स के बारे में अच्छे से अच्छी नॉलेज हो। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।